अब हम बात करते हैं अप्रोचेस टू डिसिप्लिन की। 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है रूल। ठीक है। अब इसमें पहले हमने की टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की हमने बात की है। ठीक है। अब हम वो तरीके देख रहे हैं जिस हिसाब से जो है डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला है पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच की बात करते हैं। यहाँ पर जो है पेनल्टीज़ देने की बात नहीं होगी, लेकिन उससे पहले जो है उसकी जो काम, जो अगर मिसकंडक्ट एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, तो उनकी किस तरह से उनकी जो है उन वेज़ को जो है करेक्ट किया जाए ताकि वो राइट ट्रैक पे चले। ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच में है, ओरल रिमाइंडर जो है वो दिया जाता है एम्प्लॉय को। ठीक है। एक तरह से उसको बताया जाता है कि क्या वो गलतियाँ कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए भी ओरल रिमाइंडर, ओरली जो है उससे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताए और क्या ऐसी चीज़ें है जिस वजह से जो है वो ऐसा मिसकंडक्ट जो है क्रिएट कर रहा है, ताकि वो अपनी जो है मिसकंडक्ट को जो है इनडिसिप्लिन को जो है थोड़ा सुधार ले। ठीक है। उसके बाद अगर ओरल ओरल रिमाइंडर भी जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है, फिर एक रिटन रिमाइंडर जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है। फिर से कोशिश रहती है कि एक तरह से क्या उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। और क्या करेक्टिव एक्शन जो है इसके लिए लिया जाना चाहिए। ठीक है। इसमें जो इसके साथ जो है एक स्पेसिफिक टाइम टेबल भी उसको दिया जाएगा कि जो उसको उसके हिसाब से जो उसने काम करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है इस रिटन रिमाइंडर में लिखी जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच में जो आती है स्टेप, वो है आपका डिसीजन मेकिंग लीव। ठीक है। अब ओरल रिमाइंडर भी फेल हो गया, रिटन रिमाइंडर भी अनसक्सेसफुल हो गया, फिर उसके बाद जो है अभी एम्प्लॉयज़ को जो है एक तरह से छुट्टी पे भेज दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छुट्टी रहेगी वैसे विद पे रहती है। ठीक है। यहाँ पर फिर उसको जो है एक बार सोचने के लिए उसको कहा जाता है कि आप जो है काम कंपनी में बने रहना चाहते हैं या कंपनी से एक तरह से काम को छोड़ना चाहते हैं, वो डिसाइड करें। ठीक है। तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है चॉइस करने के लिए। ठीक है। अपने बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए, या कंपनी से उसको निकाला जाए उस चीज़ से बचने के लिए। ठीक है। तो ये आपका है ये जो हमने बात की है पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच है। दूसरी हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच क्या होती है। ठीक है। यहाँ पर जो बात होगी, इसका जो अल्टीमेट एंड रहेगा वो रहेगा पेनल्टी का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ये भी प्रोसेस जो है वो चलती है। ठीक है। यहाँ पर एक तरह से जो रिपीटेड ऑफेंसेस रहती है। ठीक है। अगर रिपीटेड ऑफेंसेस रहेंगी तो इसमें जो है सिवियर और स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट्स का भी प्रोविज़न होता है इस अप्रोच में, प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच में। ठीक है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो है एक तरह से वर्बल रेप्रिमेंड जो है सुपरवाइज़र के थ्रू जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। मतलब कि वो एक तरह से उसके एक्ट को, मिसकंडक्ट को डिसअप्रूव किया जाता है वर्बली। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रिटन एक तरह से रेप्रीमेंड जो है विद अ रिकॉर्ड इन पर्सनल फाइल। ठीक है। वो एक तरह से एम्प्लॉय को जो है कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो है रिटन में उसको जो उसके मिसकंडक्ट को जो है डिसअप्रूव किया जाएगा, और साथ में उसके पर्सनल फाइल में भी वो मिसकंडक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1 से 3 दिन का उसको उसको जो है काम से जो है सस्पेंड किया जाता है। ठीक है। सस्पेंशन में हो सकता है हाफ, अभी हम बाद में वैसे बात करेंगे, पर इसमें जो है सैलरी जो है वो हाफ हो जाती है 90 डेज़ के लिए, फिर उसके बाद जो 3/4 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है पहले एक दो दिन के लिए सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद जो है 1 हफ्ते के लिए और लॉन्गर जो है उसको सस्पेंड किया जाता है, फिर लास्ट में जो है उसको जो है एक तरह से उसकी सर्विसेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो ये आपका था प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच। नेक्स्ट जो है आपका है रेड हॉट स्टोव रूल। ये थर्ड अप्रोच है डिसिप्लिन की। इसको देख लेते क्या होता है। ठीक है। रेड हॉट स्टोव रूल जो है वो मैकग्रेगर ने 1967 में जो है इस अप्रोच को डेवलप किया। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, सेट ऑफ रूल्स फॉर एनफोर्सिंग डिसिप्लिन सो एज टू मेक इट एज फेयर एंड ग्रोथ प्रोड्यूसिंग एज पॉसिबल। These rules were called hot stove rules because they can be compared to someone touching a hot stove। ठीक है। उसके साथ जैसे कि आदमी अगर हॉट स्टोव को जो है, ठीक है, गर्म कोई स्टोव है उसको छूता है, तो उस हिसाब से जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस रहती है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है डिसिप्लिन होना चाहिए।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये क्या है। इसमें गुड डिसिप्लिन जो है वो किस तरह से, किसकी तरह होता है, वो हॉट स्टोव की तरह होता है। जैसे कि सबसे पहले इट प्रोवाइड्स अ वार्निंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आदमी को पता है कि हॉट स्टोव है, तो अगर उसको छुएगा तो उसको जो है, उससे जो है वो जल भी सकता है उसका हाथ। ठीक है, तो ये क्या है, डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट किया गया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। ठीक है, वो जो है एक तरह से एम्प्लॉय को पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो है इट इज़ कंसिस्टेंट बर्न्स एवरी टाइम। हर टाइम जब भी मिसकंडक्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट जो है उसकी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ इमीडिएट बर्न्स नाउ। जैसे अभी कोई मिसकंडक्ट किया है, उसी वक्त जो है पनिशमेंट जो है उस एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ इम्पर्सनल बर्न्स और लाइक। ठीक है, ये इम्पर्सनल है, कोई पर्सनल फीलिंग जो है किसी के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए डिसिप्लिन में। जैसे कि फेवरेट है कोई, ठीक है, कोई किसी का रिलेटिव है, ठीक है, तो कोई किसी का पड़ोसी है, इस तरह से जो है कोई एक तरह से इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन में जो है कोई जो है फीलिंग्स नहीं, इम्पर्सनल फीलिंग्स में काम करें, पर्सनल फीलिंग्स जो है इसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 3 अप्रोचेस की डिसिप्लिन की। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, वैसे कोई प्रेस्क्राइब्ड और स्पेसिफिक और रिजिड प्रोसीजर नहीं है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का, फिर भी एक मॉडल डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर जो है हम वो देख सकते हैं, जो आपके सामने स्लाइड में है। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई मिसकंडक्ट होता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस केस में जो है, तो सबसे पहला स्टेप आपका रहता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी टोटल इवेंट है, जो भी उसने एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया है, इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है, ठीक है, तो उस वहाँ यहाँ पर जो है टोटल इवेंट को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा कि यहाँ सेकंड स्टेप है इशूइंग अ चार्ज शीट। ठीक है, अब चार्ज शीट जो है, अब एम्प्लॉय पे जो है एक तरह से चार्जेस लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाई जाती हैं। ठीक है, एक नोटिस उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्लियरली जो है ये मेंशन रहता है कि क्या क्या एलिगेशंस हैं। ठीक है, उसको जो है इसमें अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी जो एक तरह से एम्प्लॉय को कहा जाता है अपने चार्जेस के अगेंस्ट। ठीक है, और उसको एक सफिशेंट टाइम दिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ज़्यादा एलिगेशंस है तो हर एक एलिगेशंस की अलग चार्ज शीट जो है इसमें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब एम्प्लॉई ने जो है एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, उसका जो सुपीरियर है वो उसको कंसिडर करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड होता है एक्सप्लेनेशन से, तो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर सुपीरियर जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर आपका जो है इसमें जो है अब फोर्थ स्टेप आता है, दैट इज़ शो कॉज नोटिस। सुपीरियर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ एम्प्लॉय की एक्सप्लेनेशन से, तो अब जो है उसको, और एक तरह से मैनेजमेंट के पास सफिशेंट एविडेंस है कि एम्प्लॉयज़ ने जो है मिसकंडक्ट किया है, तो उसको जो है अब शो कॉज नोटिस जो है वो दिया जाता है। ठीक है, एक मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय को एक और चांस दिया जाता है कि वो जो भी उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, ठीक है, उसको वो एक तरह से रिफ्यूट करे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है सस्पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, फिर भी उसकी जो एक्सप्लेनेशन रहती है, अगर फिर भी एक तरह से मैनेजमेंट जो है सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो उसके बाद जो है उस एम्प्लॉय को जो है सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंशन उसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में जो है सस्पेंशन के कुछ रूल्स बताए गए हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर 90 डेज़ की जो, अगर 90 डेज़ तक जो है उसको एक तरह से हाफ हाफ ऑफ दी वेज जो है उसको मिलेगी, जो भी उसकी सैलरी है उसका हाफ सैलरी पे वो रहेगा 90 डेज़ ऑफ द सस्पेंशन तक। ठीक है, मतलब कि 90 डेज़ यहाँ पर ये 3 महीने हो गए हैं, 30 + 30 + 30। ठीक है, तो हर महीने जो उसको हाफ सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 90 डेज़ के बाद उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 3/4 ऑफ द वेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके बाद जो भी सस्पेंशन पीरियड रहता है, वो एक तरह से माना जाता है कि वो उस एम्प्लॉय की वजह से नहीं है, वो मैनेजमेंट की वजह से उसमें डिले हो रहा है, इसलिए 3/4 उसकी जो है उसको वेज मिलेगी, मतलब बढ़ी हुई वेज मिलेगी उसको। ठीक है, देन नोटिस ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद जब ये सस्पेंशन उसका पीरियड उसका चल रहा होगा, सस्पेंड रहेगा, तो उस टाइम जो है उसकी इंक्वायरी भी चलेगी। उसको नोटिस दिया जाएगा इंक्वायरी का, जिसमें जो है उसको उसके जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है उसका नाम होगा,
और उस पर डेट मेंशन होगी, उसमें टाइम दिया जाएगा कब इंक्वायरी होनी है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी भी उसमें दिया गया होगा। ठीक है, और एक प्रॉपर और सफिशेंट टाइम जो है एम्प्लॉय को दिया जाएगा ताकि वो भी अपने केस को जो है तैयार कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है वो होल्डिंग ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, अब यहाँ जब जब इंक्वायरी चले, ठीक है, तो एक नेचुरल जस्टिस जो है इसमें प्रिवेल होना चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वो विटनेसेस जो हैं उनको फेयरली जो है एग्जामिन करे। ठीक है, और एक तरह से जो एम्प्लॉई है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको प्रॉपरली सुना जाए। ठीक है, अपने अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रॉपरली सुना जाए। ठीक है और वो जो है मैनेजमेंट के जो विटनेसेस हैं उसको मौका दिया जाए एम्प्लॉय को कि उनको भी जो है क्रॉस एग्जामिन वो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, जब ये इंक्वायरी चल रही होगी तो उस टाइम जो है उस जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी इंक्वायरी की उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चलनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और रीजंस भी जो है उससे रिलेटेड जो रीजंस रहेंगे वो भी उसमें एक तरह से उनकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो इंक्वायरी ऑफिसर रहेगा उसने कोई फाइनल डिसीज़न या कोई पनिशमेंट को रिकमेंड नहीं करना है, वो जो काम रहेगा वो कंसर्न अथॉरिटी पे छोड़ देगा, मतलब मैनेजमेंट पे छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें अब मेकिंग अ फाइनल ऑर्डर ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो इंक्वायरीज की फाइंडिंग्स को देखकर, एम्प्लॉय के पास्ट रिकॉर्ड को देखकर और उसके लेवल ऑफ मिसकंडक्ट कितना ग्रेव मिसकंडक्ट है उसके हिसाब से जो है डिसीज़न लेगी। ठीक है, उसको प्रॉम्प्टली और क्विकली जो है उस पनिशमेंट को जो है जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी पनिशमेंट डिक्लेयर होगी उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, और लेटर ऑफ पनिशमेंट जो है उसको एक तरह से दिया जाता है और उसकी चार्ज शीट का रेफरेंस भी उसमें दिया जाएगा। इंक्वायरी से रिलेटेड डाटा भी शेयर किया जाएगा, फाइंडिंग्स क्या क्या रहीं वो भी बताया जाएगा। ठीक है, और कब से पनिशमेंट जो है शुरू होनी है उसकी इफ़ेक्टिव डेट भी इसमें होगी। ठीक है, और उसके बाद एक तरह से जो अगर एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा इंक्वायरी से या डिसीजन से, ठीक है, तो उसमें वो अपील भी कर सकता है। ठीक है, अपील कहाँ, वो लेबर कोर्ट जाएगा। ठीक है, लेबर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, अगर लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल में चल जाएगा, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये आगे से आगे जो है इस तरह से चलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट